Hi everybody. The topic that we are going to discuss today has been in news for the past few months, maybe more than that. As you can see, why rupee is depreciating. So we are going to discuss this topic, and the topic is based on two articles जो कि आज ही के एडिशन में न्यूज़पेपर में आए हैं. You can find this one on page number 4 और ये आर्टिकल पेज नंबर 12 पे है. डेली एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना. सो ये दो आर्टिकल्स हैं. अब इनको समझने के लिए पहले हमें कोई भी करेंसी क्यों डिप्रिशिएट करती है, तो हम एकदम बेसिक से करते हैं स्टार्ट. हम अभी स्टार्ट करेंगे एक्सचेंज रेट सिस्टम से, कितने टाइप के होते हैं. उसके बाद हम ये समझेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि बाद में जब हमें एक्सप्लेन करना होगा कि रुपये अभी डिप्रिशिएट कैसे हो रही है और आरबीआई उसको कैसे मैनेज कर रही है, उसमें हमें ये दो कॉन्सेप्ट्स की हेल्प लगेगी. सो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो एक्सचेंज रेट की मीनिंग ये होती है बेसिकली कि अगर मेरे पास रुपये है और मुझे डॉलर चाहिए, तो मैं $1 परचेज़ करने के लिए कितनी रुपी पे कर रहा हूँ. ठीक. और ये हम सारे करेंसीज़ के टर्म में बात कर सकते हैं, वो चाहे रुपी डॉलर हो या फिर डॉलर पाउंड हो या फिर डॉलर येन हो. एक्सचेंज रेट सिस्टम की मीनिंग बेसिकली ये होती है कि हमारा अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है जिसको फॉलो करके हम किसी एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो इसमें पहला है फिक्स्ड और पेग्ड एक्सचेंज रेट. अब ये बेसिकली पहले हुआ करता था, अभी तो आई थिंक मैक्सिमम कंट्रीज़ ने इसे डिसोन कर दिया है. इसमें होता ये था कि कोई भी सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट वो अपने करेंसी को फिक्स कर देती थी अगेंस्ट गोल्ड या फिर यूनाइटेड स्टेट्स की डॉलर के अगेंस्ट. जैसे 70s के अराउंड चाइना में भी हुआ करता था ये, कि चाइना ने फिक्स कर रखा था $1 ये इक्वल था 6 युआन के. ठीक है. अब यहाँ पे जब भी ऐसे कंडीशंस होते थे, जब युआन की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट होने लगे, तो गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरवीन करके और वो सारे मेजर्स लेती थी सो दैट वापस से यही एक्सचेंज रेट आ जाए. सो अब कंट्रीज़ ये वाली सिस्टम फॉलो नहीं करती, बिकॉज इसमें मैनिपुलेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है और बिजनेसेस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते अगर करेंसी को फिक्स रखा जाए, एक्सचेंज रेट को. सेकेंड है फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. अब ये फ्री मार्केट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. मार्केट के जो फोर्सेज होते हैं लाइक डिमांड एंड सप्लाई, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि अभी किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू किसी दूसरे करेंसी के अगेंस्ट कितनी होगी. इसमें थर्ड है मैनेज्ड और डर्टी फ्लोटिंग. मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब ये है कि मार्केट के फोर्सेज ही प्राइम ऐसे फोर्सेज होंगे, बट जब भी किसी सेंट्रल बैंक को लगेगा कि डिप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइक फॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर कोई करेंसी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है किसी और के अगेंस्ट, तो इन दोनों सिचुएशंस में इस कर्व को, लाइक इस फॉल को, या फिर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है अगर, तो इसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ की सेंट्रल बैंक कुछ ऐसे मेजर्स लेती है जिसको हम देखेंगे बाद में भी, जिससे कि लाइक वो राइज या फॉल थोड़ी स्टेबल हो जाए. क्योंकि हम ये भी नहीं कर सकते कि कोई करेंसी बहुत स्ट्रांग हो जाए. जैसे अगर रुपी बहुत स्ट्रांग हो जाए डॉलर के अगेंस्ट, तो हमें इसका नुकसान हो सकता है एक्सपोर्ट में, क्योंकि हम फिर हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी. इंडिया जानी जाती है एक लो कॉस्ट मार्केट के ऐसे. चाइना ने बल्कि इस चीज़ को यूज़ करके बहुत ज़्यादा ग्रो किया है. ठीक है. तो अगर हमारे प्राइसेस, कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए एंड हमारे जो एक्सपोर्ट होके जा रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में, अगर वहाँ के सिटीजन्स को हमारे गुड्स हायर प्राइस पे मिले, तो फिर वो हो सकता है कि हमारे से ना लेके किसी और से ले, जहाँ पे उनको कम दाम पे मिल रही है. राइट. तो कोई करेंसी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर जाए तो ये भी अनफेवरेबल है, एंड बहुत ज़्यादा फॉल हो जाए तो वो भी अनफेवरेबल है. इसमें हम अब देखते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व कितने टाइप के होते हैं. इसमें जो पहला टाइप है वो है FCA, दैट इज़ फॉरेन करेंसी एसेट्स. इसमें बेसिकली वो सारी चीज़ें आएंगी, जैसे सेंट्रल बैंक के पास डॉलर का रिजर्व होता है वो आ जाएगा इसमें, या फिर सेंट्रल बैंक के पास यूरो है, या फिर कोई और भी करेंसी है, वो सारे इसमें आ जाएंगे. प्लस US की ट्रेजरी बिल्स है. बेसिकली जो भी एसेट्स आप ऐसे करेंसी से परचेज कर रहे हो या फिर करेंसी को ही स्टोर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें. सेकेंड है गोल्ड रिजर्व्स. ये बहुत सिंपल है क्योंकि इंडिया के पास गोल्ड रिजर्व काफ़ी है और हम हमेशा से रखते हैं, क्योंकि जब भी कैपिटल मार्केट जब भी ऐसे प्रॉब्लम में होती है तो हमेशा डेट
डेट सिक्योरिटीज़ या फिर गोल्ड। तो इन गोल्ड के थ्रू हम अपने एसेट्स को थोड़ा स्टेबल करके रख पाते हैं और उनकी वैल्यू लूज़ नहीं होती ज़्यादा। इसमें थर्ड है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसको आईएमएफ ने इंट्रोड्यूस किया था 1969 में। ये बेसिकली क्या होता है कि ये एक बास्केट है, बास्केट ऑफ सम करेंसीज सच एज यूएसडी, यूरो, येन और युआन। ये इसमें 4 होते हैं और इनके अगेंस्ट लाइक कोई भी कंट्री जितने एसडीआर्स उनके पास हैं आईएमएफ के पास, उसके अगेंस्ट में इन्हें इंटरेस्ट मिलता है। इसके बारे में आप थोड़ा सर्च करके और भी ज़्यादा पढ़ लेना। इसमें फोर्थ ऑप्शन है रिजर्व पोजीशन विद द आईएमएफ। अब ये क्या है बेसिकली कि हर कंट्री का एक कोटा होता है, तो उतने रिजर्व्स आपको आईएमएफ के पास रखने पड़ेंगे और यही रिजर्व आईएमएफ यूज़ करती है किसी दूसरे कंट्री को लोन देने के लिए। सो ये 4 हैं तरीके। अब हम आते हैं आज के आर्टिकल पे। तो आज का आर्टिकल दिस आर्टिकल मोस्टली टॉक्स अबाउट कि आरबीआई क्या कर रही है, और जो सेकंड आर्टिकल राइट हैंड साइड पे दिखाई थी मैंने आपको, जो कि पेज नंबर 12 पे मिलेगी आपको। सो उसमें ये बताया गया है कि हम क्या क्या तरीके अपना के इस फॉल को रोक सकते हैं और आरबीआई क्या कर सकती है अभी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ये बेसिकली होता क्या है। तो अगर रुपी की वैल्यू अगर थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, रुपी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए अगेंस्ट डॉलर, तो हम उसको बोलेंगे एप्रिसिएशन, मतलब रुपी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिसिएशन में रुपी अपनी वैल्यू को थोड़ा लूज़ करता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, और होने के बहुत सारे रीजंस हैं। हो सकता है पॉलिटिकल सिचुएशन, जैसे श्रीलंका में है अभी, हो सकता है बीओपी, जैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। मैं बहुत बेसिक सा देता हूँ एग्जांपल कि अगर हमारे इंपोर्ट्स, किसी भी कंट्री की इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, दैट इज़ कि हम बाहर से ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं और बाहर हमारे सामान कम जा रहे हैं, राइट। तो अगर नेट इंपोर्ट अगर ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रुपी का फ़्लो बाहर हो रहा है, क्योंकि हम जो डॉलर में पे करेंगे कोई सामान मंगाने के लिए, तो हमें रुपी को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डॉलर में पे करना पड़ेगा, राइट। तो इसका नुकसान करेंसी को उठाना पड़ता है कि करेंसी थोड़ी वीक हो जाती है। हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग तब होती है जब हम नेट एक्सपोर्टर बन जाए, जब हमारे गुड्स यहाँ से जाके बाकी पूरी दुनिया में बिके। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रीज़न्स होते हैं, सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। अभी जैसे आप देखोगे कि पेट्रोलियम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि पेट्रोलियम लगभग हर इंडस्ट्री से लिंक्ड है। जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती है ना, उसमें पेट्रोलियम के यूज़ से ही फिर हम उसे मोस्टली ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर फ्यूल प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो हम जो भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहे इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, कुछ भी, तो हर किसी का कॉस्ट ऐसे बढ़ जाता है और इन दी एंड जो कंज्यूमर्स हैं उनको ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है। अब आप ऐसे इमेजिन करो कि कोई ऐसी कंट्री जो कि नेट इंपोर्टर है, तो एक तो पहले से ही वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है सो दैट बाहर से सामान लेके आ पाए अपने कंट्री में, ऊपर से चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं एंड इंपोर्ट करने में भी फिर आपको एडिशनल ऐसे खर्चा करना पड़ता है। तो ये सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होगा ना, वो ये होगा कि आपकी करेंसी डिप्रिशिएट करेगी। नाउ आरबीआई इसको कैसे टैकल करती है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 3 टाइप्स के एक्सचेंज रेट्स होते हैं, राइट। तो हम यूएस को डाल सकते हैं फ्लोटिंग में, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल बैंक वहाँ के इंटरवीन नहीं करती है ऐसे। आरबीआई मतलब इंडिया, हम आते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। क्यों? क्योंकि जब भी रुपी अप्रिशिएट या बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रही हो, तो आरबीआई इंटरवीन करके उसको थोड़ा सिचुएशन को स्टेबल बनाने की कोशिश करती है। अब वापस आते हैं कि क्या होता है फिर। तो एप्रिसिएशन में क्या होता है कि जब भी रुपी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी, अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ समझने की ज़रूरत है। मार्केट के जो 2 फोर्सेस होते हैं, वो एक है डिमांड, दूसरा है सप्लाई। ओके, तो जब रुपी की डिमांड बढ़ेगी, और रुपी की डिमांड कब बढ़ेगी, सो सपोज़ हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अब हर कंट्रीज़ में हमारे गुड्स जा रहे हैं, तो वहाँ जब हम गुड्स भेजेंगे ना, तो जो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या फिर सेलर्स हैं, वो पहले हमारे से खरीदेंगे। वो हमारे से जब परचेज़ करेंगे तो वो रुपी में करेंगे, वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी हमारी। तो जब भी हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे करेंसी की वैल्यू वो अप्रिशिएट होती है। तो नाउ अगर डिमांड बढ़ गई किसी भी करेंसी की, सपोज़ यहाँ पे मैं यूएसडी की एग्जांपल लेता हूँ और इंडियन रुपी, ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, इसको आप किसी भी 2 करेंसीज़ के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं।
तो अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने यहाँ से तो रुपये की डिमांड बढ़ती है, उस केस में क्या होगा, रुपये डॉलर के अगेंस्ट थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, अप्रिशिएट कर जाएगी वैल्यू। तो अगर अप्रिसिएशन का अमाउंट इतना ज़्यादा हो गया कि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है, और रुपये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती जा रही है, तो इसका एक डाउनफॉल आ सकता है बाद में, वो ये कि जैसे जैसे हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, बाहर के कंट्रीज़ को और ज़्यादा रुपये ऐसे पे करना होगा हमारे गुड्स को परचेज़ करने के लिए। उस केस में ऐसा मतलब कोई दूसरी कंट्री हो सकती है जहाँ पे गुड्स हमारे से थोड़ा सस्ता हो, तो फिर हमसे जो बिज़नेस कर रहे हैं वो हो सकता है किसी और कंट्री से करने लगेंगे। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ टाइम टू टाइम वो अपने करेंसी को डी वैल्यू भी करती आई है, सो दैट उनके एक्सपोर्ट पे खतरा ना हो। एंड यही चीज़ आरबीआई कैसे करती है, तो जब भी रुपये बहुत स्ट्रांग होगी वो क्या करेंगे, डॉलर को बाई करने लगेंगे। अब डॉलर को बाई करने का क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, वो ये है कि जब आप डॉलर बाई करोगे तो आप रुपये में पे करोगे, ठीक है। अगर आप रुपये में ज़्यादा पे कर रहे हो तो मतलब कि आप मार्केट में रुपये को पंप इन कर रहे हो। और ये चीज़ आपको पता होगी अगर आपने इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। अगर किसी कमोडिटी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, डिमांड से भी ज़्यादा, तो उस केस में उस कमोडिटी की प्राइस घटती है। तो अगर आरबीआई बहुत सारे डॉलर्स ऐसे रुपये के थ्रू परचेज कर रही है, रुपये में पे करके परचेज कर रही है डॉलर को, तो रुपये की सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उस केस में रुपये की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अभी इसके थ्रू क्या किया आरबीआई ने कि जो रुपये की एप्रिसिएशन हो रही थी उसको आरबीआई ने कर्व कर लिया कुछ अमाउंट तक। नेक्स्ट है इसमें डेप्रिसिएशन को कैसे करते हैं, तो वो भी बहुत ईजी है समझना कि सपोज़ रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट से डेप्रिशिएट कर गई, तो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होना भी हमारे अगेंस्ट जा सकता है क्योंकि हम नेट इंपोर्टर है अभी, राइट। तो हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा बाहर से चीज़ों को मंगाने के लिए। उस केस में क्या करती है आरबीआई कि अभी जैसे मैंने बताया कि एप्रिसिएशन के केस में आरबीआई डॉलर को परचेज करती है, राइट। दूसरे केस में आरबीआई डॉलर को सेल करेगी मार्केट में। अब सेल करने का क्या होता है फिर कि जो भी रिजर्व रहा हो आरबीआई के पास, जब वो यूएसडी को सेल करेंगे तो कोई ना कोई तो होगा ना जो इसको खरीदेगा आरबीआई से, तो वो रुपये में पे करेगा। सो यहाँ पे यूएसडी मार्केट में गया और यहाँ से रुपये आरबीआई के पास आ गया, ठीक है। अब अगेन वो सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट को याद करते हैं हम। तो जब मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बोला था कि जब आरबीआई डॉलर को परचेज कर रही है यानी वो रुपये पंप इन कर रही है मार्केट में, यहाँ पे डॉलर को आरबीआई बेच रही है यानी वो रुपये को सक करेगी ऐसे, तो मार्केट में रुपये की सप्लाई कम हो जाएगी और जिस भी चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी उसकी फिर वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसके थ्रू आरबीआई एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों को कंट्रोल करती है। अभी के कॉन्टेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम है कि कोई एक सिंगल रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आरबीआई के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना, बट ओवरऑल जब भी ऐसे रुपये की डेप्रिसिएशन होगी तो आरबीआई मोस्टली यही काम करती है। सो अब अगर आप दोनों आर्टिकल रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा और अपना फीडबैक आप ज़रूर देना। वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की उनके साथ आप शेयर करना। हम आगे और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, सो दैट आपको वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।